सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम नागार्जुन की कविता सिंदूर तिलकित भाल इस कविता की व्याख्या को पढ़ेंगे। तो आइए बिना समय गवाए कविता को शुरू करते हैं। कविता आपके सामने है, सिंदूर तिलकित भाल। इस कविता के विषय में जो बताया गया है पहले उसको पढ़ लेते हैं। सिंदूर तिलकित भाल कविता में कवि की दो प्रकार की प्रवास वियोग वेदनाएं अभिव्यक्त हुई हैं। प्रथम वेदना है कवि की मातृभूमि शस्य श्यामला मिथिलांचल के प्रति, और दूसरी वेदना है उनकी सहधर्मिणी यानी उनकी पत्नी के प्रति। तो कवि जब प्रवासी हैं, प्रदेश में हैं, तो वहाँ पर वो अपनी मातृभूमि मिथिलांचल को याद करता है और अपनी पत्नी को याद कर रहा है। तो उसकी जो विरह वेदना है वो यहाँ पर प्रकट हुई है। आइए उसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। तो कवि कहता है कि मेरी परिस्थितियों ने मुझे आज अत्यंत अकेला बना दिया है। घोर निर्जन परिस्थिति यानी अत्यंत अकेला। कवि कहता है कि मेरी परिस्थितियों ने आज मुझे अत्यंत अकेला कर दिया है। मैं स्वयं को बड़ा अकेला महसूस कर रहा हूँ और ऐसे समय में हे प्रिय, मुझे तुम्हारा सिंदूर लगा हुआ वो मस्तक, वो माथा याद आ रहा है। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज। अब कवि स्वयं से प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसको समाज की जरूरत नहीं है, समाज जिसको नहीं चाहिए। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको समाज में किसी दूसरे व्यक्ति से कोई कार्य नहीं होता, कोई कार्य नहीं पड़ता। ऐसा कौन व्यक्ति है, चाहिए किसको नहीं सहयोग, कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे किसी दूसरे से कोई सहयोग नहीं चाहिए, कोई सहायता नहीं चाहिए। चाहिए किसको नहीं सहवास, कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलजुल कर न रहना चाहता हो। अर्थात कवि कहना चाहता है कि सभी व्यक्ति ऐसा चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कवि आज अपनों से दूर है। कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। कवि कहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी वियोग से उत्पन्न हुई वो आहें, वो सांसें शून्य में टकरा कर वापिस आ जाए। अर्थात उसे हिम्मत देने वाला, ढांढस बंधाने वाला, उसकी सुनने वाला कोई भी व्यक्ति उसके पास न हो, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर कवि प्रवास की स्थिति में अपने आप को अत्यंत अकेला महसूस कर रहा है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। कवि कहता है कि मैं पाषाण, पत्थर दिल नहीं हूँ, पत्थर के समान भावों से रहित नहीं हूँ, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, कि जिसे कोई कहीं पर भी भेज दे, करेगा वह कभी कुछ न विरोध, और वो उसका कोई विरोध भी न करे। कवि कहता है कि मैं पत्थर के समान नहीं हूँ, भावों से रहित नहीं हूँ, कि मुझे कोई कहीं भी भेज दे और मैं उसका विरोध भी न करूँ, करेगा वह कभी नहीं अनुरोध। बल्कि कवि कहता है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं उसे ऐसा न करने के लिए उससे अनुरोध करूँगा, प्रार्थना करूँगा, कि जो कोई मुझे मेरे प्रियजनों से, मेरी मातृभूमि से दूर करने का प्रयास करेगा तो मैं उससे ऐसा न करने के लिए कहूँगा, अनुरोध करूँगा उससे। वेदना ही नहीं जिसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। कवि कहता है कि जिस व्यक्ति के हृदय में वेदना, पीड़ा ही नहीं है, अपने लोगों से दूर जाने की अगर पीड़ा ही किसी व्यक्ति के हृदय में नहीं है, तो उसके मन से निश्वास, वो आहें कैसे उठेंगी। अर्थात जिसके मन में पीड़ा ही नहीं है तो उसके दिल से, उसके मन से ये निश्वास, ये आहें नहीं निकल सकती। मैं न साधारण सचेतन जंतु। अब कवि कहता है साधारण, सामान्य, सचेतन जंतु, चेतना से युक्त प्राणी, न नहीं। कवि कहता है कि मैं कोई सामान्य सा, चेतना से युक्त छोटा सा प्राणी नहीं हूँ। यहाँ हाँ ना किंतु परंतु, कि जिसके जीवन में न हाँ हो न ना हो,
ना किंतु परंतु कुछ भी ना हो, ऐसा मैं कोई सामान्य सचेतन प्राणी नहीं हूँ कि जिसके जीवन में हाँ ना किंतु परंतु हो ही ना। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध। यहाँ यानी मेरे अंदर, कवि के अंदर, कि मेरे अंदर तो प्रसन्नता, दुख, चिंता, क्रोध और यहाँ तक सुख और दुख की समझ भी है। मैं तो इन सारी चीज़ों को समझता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे मन में भाव हैं। मैं पाषाण नहीं हूँ, पत्थर दिल नहीं हूँ, और जो मानव के अंदर भाव होते हैं वो सारे भाव मेरे अंदर हैं। इसीलिए मुझे प्रसन्नता का, दुख का, चिंता का, क्रोध का, सुख दुख, इन सब का ज्ञान है, समझ है। यहाँ है प्रत्यक्ष औ अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी के स्थान। कवि कहता है कि जो प्रत्यक्ष मेरी आंखों के सामने है, जो अनुमान में है, जो स्मृति याद में है, विस्मृति भूलने में है, वो सारी सभी के स्थान, उन सारी चीज़ों की मुझे समझ है। कवि क्या कहता है कि जो प्रत्यक्ष है, अनुमान है, स्मृति है, विस्मृति है, इन सब की मुझे समझ है, तभी तो तुम याद आती प्राण। इसीलिए तो हे प्रिय, मेरे मन में ये सारे भाव हैं, इसीलिए तो आज मुझे यहाँ एकांत में, हे प्रिय, तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हारी याद मुझे सता रही है। हो गया हूँ, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। तो कवि कहता है कि मैं पत्थर दिल नहीं हुआ हूँ, मुझ में अभी भी भाव जिंदा है। याद आते स्वजन, मुझे आज भी मेरे स्वजन, मेरे जो सगे संबंधी हैं वो मुझे आज भी याद आते हैं। जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, कि मेरे वो स्वजन जिनकी प्रेम से युक्त अमृतमयी आँखें जो आंसुओं से भीग गई थी। मेरी विदाई के समय उनकी प्रेम से भरी हुई अमृतमयी आँखें जो आंसुओं से भीग गई थी, वो मुझे याद आ रही हैं। एक मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। स्मृति विहंगम की कभी थकने न देगी पाँख। देखिए ये पंक्ति ऊपर वाली पंक्ति से संबंधित है कि मेरे वो प्रियजनों की आंसुओं से भरी हुई आंखें जो हैं वो मुझे याद आ रही हैं, और उनकी वो स्थिति, उनकी वो दशा। स्मृति विहंगम, मेरे स्मृति रूपी पक्षी को पाँख, उनकी पंखों को कभी भी थकने न देगी। उनकी वो आंसुओं से भरी हुई आंखें मेरे स्मृति रूपी पक्षी के पंखों को कभी भी थकने न देगी, अर्थात मुझे हमेशा उनकी याद आती रहेगी। याद आता मुझे अपना वह तरौनी ग्राम। कवि कहता है कि मुझे मेरा वह तरौनी ग्राम बड़ा याद आ रहा है, मुझे उसकी याद हो रही है। याद आती लीचियाँ वे आम, और उस जो मेरी धरती है, जो तरौनी गांव है, तो वहाँ के लीची और आम के बाग भी मुझे याद आ रहे हैं। याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान। कवि कहता है कि मुझे मिथिला, जो मिथिलांचल है, वहाँ की रुचिर सुंदर भूभाग, धरती की, मिथिलांचल की वो सुंदर वो धरती का हिस्सा मुझे याद आ रहा है, जहाँ पर धान की फसलें लहलहा रही थी, वो स्थान मुझे याद आ रहा है। याद आते कमल, कुमुदनी और ताल मखान। कवि कहता है कि मुझे तालाबों के अंदर खिले हुए वो कमल और कुमुदनी के फूल अत्यंत याद आ रहे हैं, उनको मैं स्मरण कर रहा हूँ। याद आते शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वो नाम। कवि कहता है कि मुझे शस्य श्यामल, उन हरे भरे जनपदों के जिनके नाम उनके रूप और गुण के अनुसार ही रखे गए थे, मुझे वो हरे भरे जनपदों के नाम याद आ रहे हैं। याद आते वेणुवन, वे नीलिमा के निलय अति अभिराम, कि मुझे वेणुवन, वो बांस का वन, बांसों का जंगल, नीलिमा श्यामलता, निलय स्थान यानी घर, जैसे बांस से घर बना लेते हैं, बांसुरी भी बनती है, तो निलय स्थान है, तो स्थान से संबंधित यहाँ पर घर लेंगे हम। कवि कहता है कि मुझे वो बांस का जंगल याद आ रहा है, जिसकी श्यामलता के निलय स्थान, जो घर बनाए गए थे अभिराम, जो अत्यंत सुंदर लग रहे थे। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक, कि वो क्षेत्र, वो जगह धन्य हैं,
मृदुलतम कोमल से भी कोमल अंक गोद। वे क्षेत्र धन्य हैं जिनकी कोमल से भी ज़्यादा कोमल गोद में हुए थे मेरे लिए प्रियंक, मेरे लिए पलंग बन गई थी, शैया बन गई थी। प्रियंक क्या है? शैया। कि वो कोमल से भी कोमल क्षेत्र वो धन्य हैं जो मेरे लिए पलंग बन गई थी, शैया बन जाती थी उसकी कोमल गोद, तो वो क्षेत्र धन्य है। धन्य वे जिनकी उपज के भाग अन्न पानी और भाजी साग, फूल फल औ कंदमूल अनेक विध मधु मांस। अब कवि कहता है धन्य वे कि वो भूमि धन्य है जिनकी उपज के भाग, जिनसे जो उपजा, जो उत्पन्न हुआ, क्या? अन्न पानी, अन्न और जल, भाजी साग, साग सब्जी, फूल फल, अनेक प्रकार के फल और फूल, कंदमूल, जो कंदमूल है खाने के लिए जंगलों में मिलते हैं, कंदमूल जो हमने खाए। कवि कहता है कि वो भूमि धन्य है जिससे उत्पन्न हुए अन्न पानी को, साग सब्जी को, फूल फलों को, कंदमूल को, अनेक विध और अनेक प्रकार के मधु, शहद को, मांस, ये भी एक भोजन है, आहार है, अनेक प्रकार के मधु और मांस को खाकर मैं जीवित रहा, वो भूमि धन्य है। विपुल उनका ऋण कि उसका मेरे ऊपर बहुत अधिक ऋण है, कर्ज उसका, किसका? उस भूमि का मेरे ऊपर अत्यधिक ऋण है। सधा करता ने कि मैं उसको चुका नहीं सकता हूँ। दशमांश 10वां हिस्सा यानी थोड़ा सा भी। कवि कहता है कि उस भूमि का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ऋण है, कर्ज है, और उस ऋण का मैं 10वां हिस्सा भी चुकाने में असमर्थ हूँ। ओहो, एक मिनट यहाँ से देखेंगे। ओहो, यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज। अब कवि कहता है अपने प्रियजनों को याद करते हुए क्या कहता है कि यद्यपि, हालांकि, आज मैं अपने प्रियजनों से, स्वजनों से बहुत दूर हो गया हूँ। ओहो, कि आज मैं अपने स्वजनों से, प्रियजनों से बड़ा दूर हो गया हूँ। हृदय से पर आ रही आवाज़, लेकिन फिर भी मेरे हृदय से यही ध्वनि उत्पन्न हो रही है, यही आवाज़ें आ रही हैं। धन्य वे जन, वही धन्य समाज। कि वो जन, वो मनुष्य धन्य हैं और वो समाज धन्य है। यानी जो लोग अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं वो लोग धन्य हैं, जो अपनी धरती पर रह रहे हैं। यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय। अब कवि क्या कहता है कि मैं भले ही प्रदेश में हूँ, दूर हूँ, लेकिन प्रदेश में होकर भी मैं बेसहारा नहीं हूँ, निराश्रित नहीं हूँ। यहाँ भी है व्यक्ति औ समुदाय, कि यहाँ पर भी व्यक्ति रहते हैं, लोग रहते हैं, और यहाँ पर भी समुदाय है, समाज है यहाँ पर भी। किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। किंतु ये एक विडंबना है, मुझे अफसोस है कि चाहे मैं इस विदेशी धरती पर जीवन भर रहूं, अंतिम सांस तक मैं यहाँ पर रहूं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग मुझे मरते दम तक भी प्रवासी ही कहेंगे, अपनाएंगे नहीं, मुझे प्रवासी ही कहेंगे, और इस बात का मुझे दुख है। मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, कि अगर यहाँ रहते हुए मेरी मृत्यु हो जाएगी तो वो मेरी चिता पर फूल अवश्य चढ़ाएंगे। समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। कवि कहता है और समय निर्बाध, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। सुनोगी तुम तो उठेगी हूक। अब कवि कहता है कि हे प्रिय, कि जब तुम सुनोगी, यानी मेरी मृत्यु का समाचार जब तुम सुनोगी, तो तुम्हारे हृदय से एक हूक, एक पीड़ा निकलेगी, एक आह निकलेगी। मैं रहूँगा सामने तस्वीर में पर मूक। मैं तुम्हारे सामने रहूँगा तस्वीर में, लेकिन तस्वीर में दिखाई, मैं तुम्हारे सामने केवल एक तस्वीर के रूप में जिंदा रहूँगा। मूक, मूक होता है यानी जो बोल न सके, बिल्कुल खामोश। तो कवि कहता है कि मैं तुम्हारे सामने एक तस्वीर में खामोश रूप में हमेशा उपस्थित रहूँगा। सांध्य नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुणा आख्यान सुना करता हूँ। अब कवि कहता है
सांध्य नभ में, कि संध्या के समय आकाश में, पश्चिमांत पश्चिम दिशा के अंत के समान। संध्या के समय आकाश में पश्चिम दिशा के अंत के समान लालिमा, जो सूर्य की लालिमा है। करुण आख्यान, आख्यान कहानी, कथा, जब अपनी करुण कहानी को सुनाती है। पश्चिम दिशा के अंत में क्यों कहा? क्योंकि सूर्य जब पश्चिम दिशा में अंत होता है तो उस समय जो वो लालिमा से युक्त हो रहा है, तो कवि को ऐसा लगता है कि मानो वो सूर्य की लाली अपनी कहानी को बता रही हो, अपनी कहानी को स्वयं व्यक्त कर रही हो। तो उस स्थिति का, उस समय का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि संध्या के समय आकाश में पश्चिम दिशा के अंत के समान जब सूर्य की लालिमा अपनी करुण कहानी को सुना रही है, अपनी करुण कहानी का बखान कर रही है, तो उस समय सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली प्रिय, उस काल उस समय याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। तो हे सुंदर मुख वाली प्रिय, उस समय मुझे तुम्हारा सिंदूर लगा हुआ भाल, मस्तक, माथा याद हो आता है। तो यहाँ पर कवि का अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कविता की व्याख्या अच्छे से समझ आई होगी। तो इसी के साथ आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।